कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद। हाँ संजय भाई, टाइम इज योर। 3 बजे तक क्या आपका टाइम है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं महाराजी से सबसे असीम कृपा है, आपके चैनल के साथ हैं और आप लोगों को हाय हमेशा संजय आशीष भाऊ, प्रदान नमस्कार भाऊ, संजय भाऊ। वन डे एट ए टाइम। आशीष प्रदान है, आपके चैनल के साथ है। आपके जगह साथ है, गराज शराब नहीं लिया और एक कुत्ते की गेम देने की प्रक्रिया में चल रहा हूँ। एक्चुअली चैनल से आने से पहले 16 साल से लेकर तो उम्र के 45 साल तक शराबी जीवन रहा हूँ। हमारे भाई हमेशा बोलते हैं कि ये मेरा कार्यकाल रहा। अब देखा जाए तो अल्पी के कोई कार्यकाल होता नहीं है। क्योंकि कार्यकाल तो नौकरी का होता है, धंधे का होता है। ये तो पूरा मेरा जीवन में बर्बाद करने वाली बात। लेकिन ये सब चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही थी जब मैं पहले कि शराब मेरा प्रॉब्लम कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। इवन अल्कोहल साइंस में आने के बाद भी 2 साल तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अल्कोहल मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। और इज्म की बात तो अलग, क्योंकि इज्म तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इज्म बोले तो एक शिक्षा शैली, एक शैली जो होती है सोचने की, या तो अपनी बनाई हुई ये तरीका होता है। ये परेशान कर रहा है मुझे, ऐसा कभी नहीं लगा था। करीबन 21 साल का शराबी जीवन रहा और इस शराबी जीवन में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार जीवित किया। भगवान की इच्छा क्या होती है, क्या होता है, या वाकई कुछ भी नहीं समझ में आया। क्योंकि अल्कोहल तरह से जो नॉलेज दिया जाता है, जो ध्यान देते हैं, जो अनुभव के हाथ से दिया जाती है, अनुभव से परे था। तो शराब चलती थी और धीरे धीरे सब बढ़ने लगी। और लगा एक समय ऐसा कि भाई शराब बंद कर देना चाहिए। फिर 28 साल में शादी हुई थी। उस समय मैंने एक नाटक खेला था कि शराब पीना तो जो है, लेकिन शादी हो रही तो भाई परमिशन के साथ पीते हैं पत्नी के साथ। तो मैंने ऐसा कहा था पत्नी को कि मेरी शराब है, मैं थोड़ी बंद करना चाहता हूँ और या तो कम करना चाहता हूँ। तो उस पूजा के सामने मैंने ये लिया था, वचन लिया था कि भाई शराब कम करूंगा। असल में ये बात ये थी कि मैं उसको बताना चाहता हूँ शराब पीता हूँ और मुझे कम पीना है। ये सब मेरी इच्छा थी। लेकिन धीरे धीरे आगे समय आगे बढ़ते गया, शराब बढ़ती गई। अब ये शराब मेरे घर वालों को प्रॉब्लम कर रही थी, नहीं कर रही थी, मुझे नहीं पता। लेकिन कर रहे थे ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह से मेरे घर वाले से मेरे से प्रयास है शराब बंद करने से, तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम कर रहे थे। और मैं 2006 तक में मुझे बच्चा हुआ। इसमें मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि भाई देख, तेरी शराब अगर बंद कर सकता, देख तेरे को बच्चा हुआ है, जमता होगा तो देख। अब ये 29 सालों में, उसके बाद 45 सालों में, उम्र के 45 साल तक कभी मुझे मुझे कुछ कहा नहीं कि शराब बंद कर दे। जमता होगा तो देख वाली बात थी। वही पिताजी थे, जब मैं 11वीं में एडमिशन लिया, मुझे कहा था कि भाई शराब अच्छे क्वालिटी की पीना और लेडीज के मामले से दूर रहना, ताकि कोई पुलिस केस ना हो, ताकि कुछ भी कर। ये दिमाग में बैठ गया था। तो मैंने लेडीज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और पुलिस की भी प्रॉब्लम आज तक नहीं है। लेकिन शराब जमती थी और उसका जवाब मुझे मीटिंग में आने के बाद 2014 में या 15 में मिला। तो भाई से मैं वैसे बात कर रहा था, उन्होंने कह रहा था कि मेरे पिताजी ने कहा है कि शराब अच्छे क्वालिटी की पीना। नया भाई था, तो सुना दूसरे दिन उसके दिन के बाद वो कहा, भैया बोले ये शराब अच्छी है ही नहीं, अच्छी क्वालिटी कहाँ से है? तो ये जवाब क्या मेरे पिताजी कहना चाहते थे मेरे बारे में, ये मुझे उस समय समझ में आया कि शराब मत थी, लेकिन वो शायद जो पढ़े लिखे थे या समझ अच्छी थी उनकी, उन्होंने टाइप से कहा था और मैंने दूसरे टाइप से लिखा। ये मेरी इच्छा थी। तो
तो वो चलते गया और शराब बंद करने के लिए मैंने बहुत सारे प्रयास भी किए। एक आध बार मैंने महाराज के पास भी गया और कसमें वगैरह बहुत ले चुका था। अभी तो कम कम हो चुकी पिताजी माँ बाप के और उसके बच्चे सब कम हो गए थे। शराब बंद नहीं हुई। और मुझे अपने तरह का मैसेज इस किताब से मिला। मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक था। तो ज्यादातर मैं किताब ऐसी पढ़ता था कि जिसमें शराब का वर्णन हो। बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ता था। और एक किताब मेरे हाथ में पड़ी तो उसमें वो ऐसे था, शराब का वर्णन था, लेकिन मुझे पता नहीं था टाइप की किताब। लेकिन जैसे किताब पढ़ी और उसमें लिखा गया था कि हमारे जॉब सेंटर से निकलने के बाद आप अपने कनेक्ट में चाहिए। तो ये बात मेरे दिमाग में छपते थे, लेकिन ये किताब मैंने कब पढ़ी मुझे आज भी याद नहीं है। तो ये मीटिंग जो मेरे घर के पास 28 जून 2014 को चालू हुई बड़ौदा में। मेरे रोज का आना जाना था उस रास्ते से। और एक शाम मुझे याद है 3 जुलाई की बात है। पढ़ते मैं इसके साथ निकला था 7 बजे घूमने के लिए। मेरा हमेशा का था कि 7 बजे के अंदर घर जाना। आज भी करीब करीब वही फॉलो करता हूँ। पिताजी नहीं रहे लेकिन फॉलो करता हूँ इसी तरीके से। 7 से दिन भर कहीं घूम लो लेकिन 7 बजे घर आ जाना, ये मैं फॉलो करता था। तो घूमने निकला था और अल्कोहल चैनल का बोर्ड मुझे पेंट किया हुआ दिखा, शॉप से लिखा हुआ निकला अल्कोहल चैनल। मेरे दिमाग में आई कि यार ये खराब करने की जगह है। उस समय की बात है। तो मैं 3 किलो को आया और मैंने पूछा कि मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, मुझे खराब करना है। तो मैंने कहा आइए। तो मैं जरा नॉर्मल ड्रेस में था। तो बोला कि अगले मीटिंग को आता हूँ, और मैं अगले मीटिंग को आया। लेकिन उसके बाद 2 साल तक कंपेरिजन करते रहा। सेटिंग नहीं कह सकते यार। वो सेटिंग जो होती थी उसमें ये बोला जाता कि मेरी मुझसे छोड़ के चले गई, मेरे पे कर्जा था, कोई 10 लाख कोई 5 लाख। और मैं सोचता था यार मेरे पे कर्जा है ही नहीं, मेरी मुझसे तो छोड़ के गई नहीं। तो मैं शराबी नहीं हूँ क्योंकि बहुत प्यारी भरी थी दुनिया। तो कंपेरिजन के चक्कर में ये 2 साल मेरे बर्बाद हुए। और फिर वो दिन आया 31 जून 2016। मेरे एक परिचित व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप जो शराब पीते हो, मतलब उसने वो शराब की बात नहीं की थी, इसलिए कहा था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पास पैसा है, आपके पास अकल है, आपके पास फिक्र है, आपके पास समझ है, सब है। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा है अपनी, वो है आपका अहंकार। ये बात मैं सोचने में मजबूर हुआ कि हाँ सही नहीं बात थी। बहुत अहंकारी था क्योंकि अपने आप को मैं भगवान ही मानने वाले में से। मैं जो करूँगा वही चाहिए। आई एम क्या आई कैन हैंडल इट, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। तो ये चीजें के कारण मैं बहुत अहंकारी था और ये बात सोचने में मजबूर हुआ। उसके बाद 10 दिनों को मेरी मिसेज ने कहा कि आप शराब पीते हो, पहले उसको धोखा देते हो और बाद में मुझे देते हो, और बाद में समाजते हो। तो ये बात मुझे बहुत दिमाग में बैठ गई। और मैंने सोचा उससे। फिर वो दिन चालू हुआ 16 जुलाई 2016 से मेरी सोसाइटी डेट चालू हुई वहाँ से। और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 90 दिन की बात हुई, 90 दिन भी पूरा कर लिया। फिर 1 साल, फिर 2-3 साल और बाद में कोरोना। लेकिन ये 2-3 सालों में मैं प्रयत्न से कुछ नहीं था। तो एक बात है कि हमारी तरफ इस समय चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट स्टेट की बातें नहीं होती थी। ना ही कोई सिर्फ इतना कहा जाता कि मीटिंग कीजिए, हर का मीटिंग फाइनल लीजिए और सोबर। बाकी एक जो अच्छा प्रोग्राम है, इससे जिंदगी को संवारा जा सकता है, इससे बिगड़े हुए संबंध अच्छे हो सकते हैं और आपको एक अच्छी जिंदगी मिल सकता है। तो कुछ भी ऐसी बातें नहीं होती कि कोई मद्यपान झंडे पे और श्रद्धा और विश्वास की जिन्हें दो इस टाइप की शेयरिंग होती थी, बाकी के बारे में कोई नहीं बात करता था। तो इस कारण वो ड्राई रहकर जिंदगी अंदर से बहुत ही डिस्कंटेंट डिस्कंटेंट आरआईडी फैक्ट्री बोलते थे, तो वो काम कर रहा था। लेकिन दिखाने की भूमि तो ज्यादा थी, इसलिए वो दिखाता नहीं था, लेकिन अंदर से बहुत ही रेस्टलेस था मैं। कुछ मजा नहीं आ रहा था, कुछ कुछ नहीं मिलते थे। और ऐसे में वो कोरोना आई और कोरोना में जो हमने की वजह से ऑनलाइन मीटिंग शुरू की। अब ऑनलाइन मीटिंग शुरू की तो कुछ दिनों तक अच्छी चली मीटिंग। बाद में लोग घर से शेयरिंग नहीं कर रहे थे। तो
फिर यहाँ पे मैंने ये सोचा कि यार मीटिंग बंद करते, कोई शेयरिंग करना नहीं चाहता, तो हमारे दोस्त ने कहा कि आप स्पीकर मीटिंग चालू कीजिए। तो फिर मैंने, तो हमारे जो राजन भाई है, वो उधर से कभी कभी पनवेल या उस साइड से है, तो मैंने बात किया। अभी वो गुजर चुके हैं, फिर उनकी आत्मा को शांति दे। तो मैंने उनसे बात की कि आप स्पीकर करेंगे क्या, तो उन्होंने फिर मुझे भी कुछ नंबर दिए, फिर उसके बाद स्पीकर मीटिंग चालू हुई और वो 2 साल तक चली। और वो 2 सालों में कोरोना में तो टीचर मीटिंग में ज्यादातर टेस्ट की बातें होती थी, तो पहली बार मुझे ऐसा करते ये कुछ चीज है कि इसको समझ लेना चाहिए, तो मैंने ट्राई किया। और मैंने फोन पे ये क्या ये समझ लिया। अब कुछ लोग ऐसे बोलते थे इस जमाने में कि यार फोन पे करना चाहिए, आगे सामने बैठ के करना चाहिए, तो मुझे कुछ इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे मालूम था सोबर मराठी में किताब है सोबर देखने की, चैप्टर नंबर 10 में लिखा है टेलीफोन थेरेपी का यूज कीजिए। इसको समझने के लिए टेलीफोन थेरेपी का यूज किया। और जैसे जैसे आगे बढ़ा तो मुझे उससे धीरे धीरे समझ में आने लगी, मैं समझने की कोशिश करते गया। अब वहाँ पे जो बात हुई थी पहले से कि भाई कोई शराब के सामने बेबस है, तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं शराब के सामने बेबस हूँ। मैं ऐसा सोचता था कि मैं सही ढंग से पीता हूँ, 3 क्वार्टर लेता हूँ, मुझे मैं गिरा नहीं हूँ। मैं 19 साल तक मरी गया, कभी से शराब पी के गया, शराब से आया, कभी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि शराब के सामने कहा जरूरत है, लेकिन जब मैंने पढ़ा कि आप शराब को बंद कर सकते हैं ऐसे, या उसकी मात्रा पे कंट्रोल कर सकते हैं क्या। ऐसा जब सवाल पूछा गया तो मुझे दिखाई दे रहा कंट्रोल नहीं कर सकता, शराब बंद भी नहीं करता। जब भी 90 पीने के लिए जाता था तो फिर 2-3 क्वार्टर ही पी के आना पड़ता था। मुझे लगा यार सही बात है, शराब में मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मैंने स्टेप के जरिए इसको मान लिया कि शराब में मेरा कंट्रोल नहीं है। और आगे जब कहा गया था कि हमारी जिंदगी अच्छी अच्छी थी, तो मुझे लगा था कि जो बातें हुई थी कि हमारी जिंदगी अच्छी थी, मुझे लगा फाइनेंशियल अच्छी होंगी या फैमिली अच्छी रहती, ऐसा नहीं था। मैंने सिर्फ ये सीधा सीधा कहा था के बारे में कि आपके व्यक्ति के संबंध में खराबी है क्या, आप भावनाओं को कंट्रोल में रख सकते क्या, आपने डर या कुछ कमाया हुआ है क्या, और आप किसी के काबिल नहीं क्या, आपने भाई है क्या, ये सब चीजें मैंने देखा था, सब भय था। और मैं जो भी काम करता था तो मुझे भय लगता था किसी से भी बात करने के लिए, तो मुझे भय लगता था कि समय वो शराब के ऊपर में डिपेंड था, शराब लेने के बाद मैं किसी से भी बात कर सकता था और कोई भी काम कर। इवन मेरी दुकान में कोई आता था, भाई चलो अभी 7 रुपये निकालना है, इनको सब निकाला, तो सीधा बोल देता था यार पहले 90 किलो बाद नहीं देते। अब पर वो 90 पीने के बाद चमत्कार मालूम नहीं क्या हो जाता था, मैं किसी के भी पास हो जाता था, मैं यहाँ तक कि एसडीओ तहसीलदार तहसीलदार इनसे बात करने लग जाता था। भले उस दिन 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 शराब नहीं पीता था, लेकिन वो जो बेरिंग रहती थी शराब से मिलने वाली, वो दिमाग में समाई नहीं रहती। मैंने कहा कि भी शराब पीने के बाद में उससे बात करते उससे बात करते, लेकिन वो शराब जो मुझे बेरिंग देती थी, बातें होती थी, मुझे लगेगा हाँ यार इसका जीवन अपने जीवन अच्छा से हो चुका है। और जैसे कि मुझे लगा कि यार जीवन का उसको कौन सुधारेगा, मेरी मानसिक अवस्था जो खराब होती है, आपको शायद उसको कौन सुधारेगा। तो उसके साथ मेरे सामने विशेष चीज की गई थी कि हमने विश्वास किया कि हमसे भी एक बड़ी शक्ति है, तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारेगी। तो मुझे पता चला कि मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे किसी का ना किसी मेरे हाइयर पावर के सामने टिकना पड़ेगा, मेरे अहंकार को कम करना पड़ेगा, तब जाके मतलब ये तो मुझे मानना पड़ेगा कि हाँ इसे कोई चीज, मैंने ये माना। क्योंकि शराब मेरी किसी मीटिंग में ऐसे बंद हुई थी, भले भगवान से या higher power से कुछ संबंध नहीं था, लेकिन ये मानता था कि मीटिंग में दारू मेरी बंद हो सकती है। और मैं ऐसे चमत्कार भी नहीं लगा रहा, बहुत सारे मेंबर आते 8 साल 9 साल 10 साल, पहले तो ये लगता था कि ये बना रहे हैं 8 साल नहीं होते होंगे, लेकिन जैसे मुझे 1 साल बाद मुझे पता लगा कि हाँ ये था इस मीटिंग में है किसी भी, और मेरे जीवन में कोई चीज काम कर रही है। और जैसे जैसे अनुभव होते गए पूरे 12 स्टेप लेने के बाद तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने किसी स्टेप से जैसे कदम रखा हुआ और वहां पे जो आ गया था मुझे कि हमने अपनी इच्छा और अपने जीवन को ईश्वर जैसा कि हम लोग को समझा या कि जैसे ही समर्पित करने के निर्णय, तो पहले तो मैं ये समझता था कि अ, मैंने जीवन को थोप दिया है, मेरी इच्छा को थोप दिया ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पे बात थी मेरी डिसीजन थी, मुझे निर्णय लेने की बात थी।
तो मैंने नहीं देखा कि ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। अभी बात ऐसी है कि कहीं नहीं हम उसके ऊपर सोचने की चीज करते हैं नहीं करते, जब करते हैं तो क्या नहीं आती है क्या नहीं आती, और ऐसे कैसे उसके हाथ में दे देंगे ये सब, जो अभी जो कैसे देंगे, क्योंकि ये तो सब पैसा अगर उसके हाथ में देते हैं तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं रहूंगा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहेगा या मेरी वजूद क्या रहेगी। आता तो चाहता हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल शिक्षक ने कहा कि हम एक शराबी है, तो हम एक कंटिनेंट आइडिया की बात करते हैं, तो सीधा किसी ने बोल रहे थे कि हम शराबी थे और हम अपनी जेल को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी क्या गया था कि कोई भी मालिक की हमारी जेल को हमारी तरफ से ठीक नहीं कर सकती। तो ये देखा मैंने कि मैंने बहुत सारे प्रयास किए थे, हमारा जो है वो नहीं कर पाई। फिर वो जो बात कही पिछली बात की, यदि हम चाहे टीचर में मुक्ति दिला सकता तो वो मुझे पता मतलब लगा संजय कि भाई ये माफी बात। चाहूंगा, संजय भाई माफी चाहूंगा, थोड़ा माइक आप नजदीक ले लीजिए, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, एक मिनट अभी। हाँ, थोड़ा सा एक और। मिनट। हाँ अभी कैसे आ रहे हैं? अब ठीक है, अभी ठीक अरे आ रहे हाँ हाँ, अभी हैं? ठीक है। ओके ओके। तो मुझे ये पता चल गया कि एक तो मैं थोड़ा आवाज कम करके बात कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है थोड़ा आवाज भी बढ़ा देता हूँ खुद का। हाँ, जो पहले दारू पीने की जिंदगी में बढ़ाता था किसी ऊपर, किसी लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर, लेकिन आज मुझे ये पता चला कि ये अपने अनुभव भी पेश करने के लिए एक आवाज बढ़ाने की जरूरत है, तो वो अभी बढ़ा देता हूँ। तो मुझे पता चला कि ईश्वर हमें मुक्ति दिला सकता है अगर यदि हम चाहे तो ये स्टेप समझ रहा था मैं, उसके ऊपर काम चल रहा था। तो मुझे ये पता चल गया कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कभी मैं इसमें करता, जो सब्जेक्ट है मेरा कि इसकी सारे आचरण में लाते समय आने वाली बाधा है, अब ये बाधाएं मेरे दिमाग में होती है हमेशा कि ईश्वर के ऊपर कैसे मैं अपनी जीवन सोचूं और कैसे मैं उसको अपनी इच्छाएं सोचूं। तो पहले तो मुझे जानना जरूरी था कि मेरी इच्छाएं क्या है। तो सबसे मेरी जो इच्छाएं थी, सामाजिक इच्छा थी, सेक्स इच्छा थी और आर्थिक इच्छा थी। अभी मैं सोचने का तो सोचता हूँ दिमाग में, लेकिन असली जिंदगी में होता है कि ये जब करता हूँ तो थोड़ा सा बाधाएं आती है इसमें। तो जैसे मैं एक अनुभव पेश करूंगा कि मैंने एक सोचा था कि मैं अपने पिताजी के साथ ये जो पिछले स्टेप्स है ये मैं थोड़ा सा फॉलो करूंगा। तो मैं उनसे बात करता था, तो मुझे एक बात हमेशा बोलते थे कि भाई तू मेरे ऊपर आवाज में चढ़ा के मत बात कर। तो मुझे ये ऐसा लगता था उस समय कि यार जब तक मैं आवाज नहीं चढ़ाऊंगा या उनसे बड़े आवाज में बात नहीं करूंगा तो वो समझेंगे कैसे, या तो वो मेरे को मानेंगे कैसे मेरी बात को। तो मैं ये सोचता था, तो उनसे मैं हमेशा आवाज बढ़ा करके बात करता था। मुझे याद है कि अभी से 3 साल पहले, 2 साल पहले ऐसे ही मैंने उनसे आवाज चढ़ाई, और फिर उसके बाद उनको पैरलेस के अटैक आया। पैरलेस अटैक आने के बाद तो अब ये पैरलेस अटैक आने के बाद मैं प्रार्थना कर रहा था कि यार ये ऊपर क्यों नहीं चले गए, ये सोच रही थी, क्योंकि मुझे उस समय दिमाग में आया था कि यार पैरलेस अटैक आने के बाद इनको सब इनका सब करना पड़ेगा, टॉयलेट संडास से बाथरूम सब जमीन जगह पे ही करना पड़ेगा, फिर ये कौन करेगा। क्योंकि ऐसा कुछ करने वाला मैं इस समय नहीं था, और मुझे बहुत तो दिमाग में थॉट आया था। तो लेकिन मैं इस समय ये भूल जाता हूँ कि जिस ईश्वर ने मुझे इस जीवन तक लाया है, कुछ काबिल बना रहा है, तो उसी उसकी इच्छा को मैं देखूं। तो ये बाधाएं जो आती है रिश्ते बारे में कि ईश्वर के ऊपर मैं सौंप दूं उसमें उनका जीवन या जो भी मेरी इच्छा है, लेकिन वो मेरी इच्छा वो आ ही जाती है सामने कि यार ये गुजर क्यों नहीं गए। तो ये सोच होती है हमेशा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये गुजर क्यों नहीं गए, लेकिन जैसे बाकी बाकी के स्टेप्स या तो उसकी वजह से पता चला कि ये तो मेरी अभी उनके पीछे नुकसान भरपाई की बात, नुकसान जो हम बोलते हैं नुकसान भरपाई, तो ये तो समझ था कि नुकसान भरपाई कर सकूं मैं उनकी। वो डेढ़ डेढ़ महीने में मैंने उनकी सेवा की, जो भी मुझे चांस मिला। लेकिन बात दिमाग में वही रहता था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ सही में मैंने सौंप दिया अपनी इच्छा और जीवन को अपने उस परमेश्वर पे, लेकिन दिमाग में हमेशा वही बात चलती थी। जैसे हम कहते थे कि बैटिंग करते समय एक ही जन बैटिंग कर सकता है, मैं कर सकता हूँ या तो ईश्वर कर सकता है।
तो जहां तक अच्छी बातें होती थी तो मैं बैटिंग कर लेता था। अब जहां मेरे से नहीं हो रही तो मैं भगवान के ऊपर छोड़ देता, लेकिन मन में वही रहता था कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो ये सोच जो होती है, यही तीसरी पारी को फॉलो करने में या आचरण में लाने में हमेशा मेरे आड़े आती है। तो लेकिन उनका जो भी हुआ तो उसमें फिर शायद भगवान की इच्छा होंगी। 1.5 महीने में 1.5 महीने के बाद हम ऐसी बातें कर रहे थे। मेरे एक कंपाउंडर के साथ जो उनकी सेवा ये करता था ठंडा सौदे बातों, तो मैं उनसे बोल रहा था कि यार इनको अपन खड़ा करेंगे, इनको चलने की कोशिश करेंगे ताकि मेरे भांजी की शादी में आ सके। तो शायद ये बात उन्होंने सुन ली थी, उनके सामने ही बात हो रही थी, तो उनको शायद वो कुछ इच्छा मरण जैसी ही बात हो गई है उस दिन, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो जैसे वो बात हुई पहले दिन दूसरे दिन बस उनकी डेथ हुई सवेरे 6 बजे। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इच्छा मरण नहीं कर दिया, कि उनको लगा था कि मेरे कारण इसको कुछ ज्यादा परेशानी हो रही है। तो वो उसमें उन्होंने गुजर गए। तो उसमें लेकिन एक बात तो आई उसमें सामने उभर के। जैसे उनको मैं डॉक्टर को बुलाया, मैंने उनको चेकअप के लिए। उन्होंने कहा कि ये आदमी गुजर चुका है, लेकिन ये आदमी बहुत समाधानी तरीके से, क्योंकि इनकी आंखें जो है एकदम शांत है और इनमें कोई इच्छा नहीं रही है, कोई भी इच्छा इनकी अपूरी नहीं रही है। तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला कि यार पिताजी से तो मैंने अपने हिसाब से बात कर ली, मेरे कारण ही पिताजी गुजर चुके। लेकिन एक समाधान रहा जिंदगी में कि यार जो भी है उनका जो वो गुजरे वो शांत स्वरूप से गए कुछ छात्र। ये हमेशा बाधाएं मेरे जिंदगी में इससे फॉलो करते हुए आती है। अब तो ये भी आता था, एक दूसरा एक अनुभव है मेरा कि सामाजिक स्थित कहते हैं हम हमेशा कि समाज में मुझे सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान या मुझे पूछा चाहिए। तो मेरी इच्छा रहती थी, लेकिन इसमें बाधा इस टाइप से आती है कि समाज में मैं अकेला नहीं हूँ, समाज में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो जो हमारे बिग बुक में कहा है, वो उदाहरण दिया है नाटक का कि भाई एक कलाकार अपने हिसाब से सब कुछ करने की कोशिश करता है। वैसे मैं करता था तो मुझे लगता था कि यार सही में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बात समझ में आई कि समाज में और भी लोग हैं और मेरी जो वो तीसरी स्टेप है मैं फॉलो करने की कोशिश करूँ, उसमें कुछ ना कुछ बाधा आएगी। तो वैसे एक शादी में मेरे भांजी की शादी में ऐसा ही हुआ। मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे, क्योंकि उसके पहले ही मेरा अनुभव हो गया था। एक मेरे बहन बहन की शादी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था और मैं उस समय बहुत एरोगेंट और ये था अपना मतलब हेकड़ी लगाने वाला। उसमें गड़बड़ हुई तो इस बार मुझे थोड़ा सा अंदाजा था कि मैं भले ही कितनी स्टेप्स ये पालने की कोशिश करूंगा या आचरण में लाऊंगा, लेकिन मेरी जो सोच है वो सोच ही मेरे को गड़बड़ में लाएंगी। और ये तीसरे स्टेप में ज्यादातर मेरा जो अनुभव है उससे खुद की स्टेप्स खुद की सोच ही बाधा आती है। तो मुझे ये लगा था उस शादी में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो वैसा ही हुआ। वहाँ पे शादी चल रही थी और मेरे सिस्टर के ना देवर ने मुझसे कह भी दिया कि यार ये मामा बहुत ठंडा ठंडा लगता है, कुछ काम नहीं कर रहा है, इसकी भांजी की शादी है, अकेला मामा है फिर भी ठंडा लगता है। तो उस समय मेरे दिमाग में आया था कि यार ये लोग जो मेरी इच्छा है कि मैं इस शादी में खड़ा रहूं, अच्छी तरह से रहूं, लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो ये मेरे को दिमाग में नहीं लेना, लेकिन फिर भी मैं एक इंसान हूँ। तो वो दिमाग में आई बात, उन्होंने कह दिया तो वहां पे मैंने बोल भी दिया। भाई 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 भला ही सोचता हूँ कि यार मैं कुछ नहीं बोलूंगा, शादी में खड़ा रहूंगा, क्योंकि अल्कोहलिक का जो पर्सनालिटी रहती है, मेरा ये मानना है कि वो हमेशा लोगों के दिमाग में छपी हुई है कि ये आदमी गड़बड़ी करेगा। मेरा अनुभव है इस टाइप के, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करूंगा। तो एक इमेज बन जाती है अल्कोहलिक की कि ये आदमी हमेशा गड़बड़ करेगा या इसको सोचने की ताकत नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पाता। ये होता है, ये मेरे साथ हुआ। तो मैं फिर भी बोल दिया उसके साथ। हाँ बोला, मामा को दिमाग नहीं है वो, इसलिए वो चुपचाप खड़ा है और मामा की बातें तुमको पत्ती नहीं है। देखा जाए तो मैं बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन ये तीसरी स्टेप फॉलो करते समय मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। तो ये मेरी सोच में आ ही जाता है, क्योंकि मूलतः मैं अल्कोहलिक हूँ और मेरी एक इज्म बनी हुई है, मेरी विचार सोच बनी है, तो ये आ ही जाता है। तो ये एक बाधा आई थी और वो उसमें फिर मैंने कह दिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा नॉर्मली में कह दिया, बात तो हुई है, कह तो दिया।
और ऐसी बात फिर और इसी शादी में एक आई थी, एक हमारे परिचित है, उन्होंने कहा कि खाना खा लो आप, फिर आप बोलोगे कि खाना खिलाए नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए तो शादी मेरी भांजी की है, मैं मेन हूँ मतलब मैं मामा हूँ, तो मुझे बाद में भी खाना खा सकते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन वही फिर सोच आड़े आ जाती है खुद की, "अरे यार साला ये आदमी कौन है मेरे को कहने वाला"। तो फिर मैंने वो कह दिया मैंने, यार मैं बोला ये मेरे भांजी की शादी है, मैं चाहे जब खाना खाऊं, तुम कौन हो मेरे को कहने वाले। यानी तीसरी स्टेप जब फॉलो करते हैं, जीवन ईश्वर और इच्छा को परमेश्वर के हवाले करने का निर्णय लेते नहीं, लेकिन निर्णय लेने के बाद भी खुद का जो एक वजूद है, खुद की एक जो सोच है ना, वो बाहर आई जाती है। ऐसा कुछ हुआ, लेकिन वो मैंने ज्यादा नहीं कि मतलब आवाज चढ़ा के बात नहीं कर रहा, लेकिन शराबी जीवन में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आवाज चढ़ा के बात करता था, तो वो आवाज इस बार मैंने चढ़ा नहीं, और मैंने ज्यादा वो कुछ शादी में किया नहीं। मैं सिर्फ अपने, मुझे मालूम था ना ऐसी गड़बड़ होने वाली, इसलिए मैंने अपना ईयरफोन और शेयरिंग और मीटिंग्स ये सब मैं चालू रखा था, और बहुत ही शांत रहने की कोशिश कर, लेकिन कुछ ना कुछ बाधाएं जीवन में आई जाती है, लोगों के कारण हो या कैसे भी हो। क्योंकि यहाँ पे मैं भूल जाता हूँ कि लोग अपनी तरह से जीते हैं। यहाँ पे जो भी इंसान जन्म लिया है, वो अपनी इच्छा के अनुरूप जीता है, मेरी इच्छा के से नहीं चलेगा। लेकिन ये बात सब दिमाग में होने के बाद भी दिमाग ये कहता है कि यार तू हटा इस बातों को और तू अपनी देख। लेकिन वो हमेशा एक ही होती है, इसमें से एक बात उभर के आती है कि उसमें अस्वस्थ असमाधान मैं ही होता हूँ। ये दोनों चीजें होने के बाद भी मैं अपने आप को अस्वस्थ असमाधानी रहता था, उस शादी में भी रहा। ज्यादातर मैंने ऐसे भी देखा कि जो कहा उन्होंने वो मैं किया चुपचाप, ऐसा नहीं कि अपना वजूद को बाजू में रखा। लेकिन अंदर दिमाग में चल रहा था मुझे कि यार मैं लोगों की शादियां बहुत अच्छी तरह से निपटा था, करता था, उनकी शादी में पूरी हेल्प करता था, क्योंकि एक जमाने में हमने किया है ये सब चीजें। ये आज लोग कौन है मुझे बोलने वाले, लेकिन वो होता है, क्योंकि सोच ऐसी बनी हुई है। तो हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि थर्ड स्टेप जो है वो फ्लक्चुएशन करती रहती है हमेशा। जिस तरह टू व्हीलर या फोर व्हीलर का जो मीटर किलोमीटर का कांटा जैसे हिलता है, आप कितनी भी एक ही स्पीड में रखिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ धीरे धीरे इधर उधर होते रहता है। वैसे मेरी थर्ड स्टेप हमेशा फ्लक्चुएशन होती रहती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह से पक्की होगी ये, या पूरा ये वो फेज अभी तक आने का है, अभी भी वो चल रहा है मेरी जिंदगी में। और वैसे एक और एक थर्ड स्टेप का जो मैं फॉलो कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी चलाने वाला ईश्वर है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन वो बात वही आती कि फिर अपना दिमाग चलाने की बात होती है। तो जो अपेक्षा की बात आती है, तो वो अपेक्षाएं मेरी वाजबी भी हो जाए तो भी बिल्कुल कहता है कि आपका किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ द्वंद्व हो सकता है, हमारा चाहे लक्ष्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेकिन वो सोच अच्छी रहती है, लेकिन वो जो हमारी वागणूक रहती है, आचरण रहते समाज में, उसके कारण मेरे से बहुत गड़बड़ होती थी। वैसे ही मेरे एक अनुभव रहा कि मुझे 6 साल में सुसाइड के थॉट्स आने लगे थे। क्या था कारण? ये था कि मुझे ये लग रहा था कि यार ये मेरा बच्चा मेरे से सुनता नहीं है। उसको बताने की कोशिश करो यार तू एक अच्छी नौकरी कर ले, क्योंकि मैं एक छोटा सा धंधा करता हूँ, और धंधा करते समय मुझे जो आर्थिक अड़चने आती है, जो बाकी लोग जो मैं देखता हूँ, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कोकन जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है, और मैं नहीं जा पाता, तो मैं उसको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई तू नौकरी कर ले, एक अच्छी पढ़ाई कर, या मिलिट्री में जाने की कोशिश कर। तो वो मेरी बात नहीं सुनता था, तो उसके कारण फिर मिसेज से भी ऐसी थोड़ी बहुत अनबन, उसको भी मैं समझाता था कि यार तू मेरे बहन के बारे में कुछ बोला मत कर ज्यादा, या पुरानी बातें को खुरदना मत। तो ये मालूम था मुझे कि ये अपने तरीके से जीवन जीते, लेकिन फिर भी मेरी जो सोच रहती थी कि इन्होंने मेरे हिसाब से करना चाहिए, तो ये होता नहीं था। तो उसमें मुझे फिर सुसाइड के थॉट्स आने लगे, और मैं ऐसा सोचने लगा कि अब साला मैं सुसाइड कर लेता हूँ। लेकिन वो क्या मालूम नहीं, शायद भगवान की इच्छा नहीं होंगी। तो मुझे वो एक शेयरिंग मिली केलालन की, और उसने वो कहा था कि अ, मैं बहुत अड़चन में भी इस मीटिंग में आई, और मैं अपने जीवन को चलाई, तो मुझे एक समझ में आया कि एक लेडी अगर अपने जीवन को चला सकती है, जी सकती है, जीवन को चलाने की बात नहीं करो, जी तो मैं भी जी सकता हूँ, मैं भी तो एक मर्द हूँ। तो फिर वो मेरे दिमाग से वो थॉट धीरे धीरे निकलने लगे। लेकिन मेरी इच्छा से नहीं हुआ, कुछ मेडिसिन भी मुझे लेनी पड़ी, और उसके बाद वो दिमाग से थॉट निकला। तो कहने का मतलब कि मेरी अपेक्षा भी
मेरे थर्ड स्टेप को फॉलो करने में आड़ आती है, ये मैंने देखा। अभी एक और सही अनुभव हुआ था मेरे बच्चे के साथ। तो मैंने अभी से 8 महीने पहले वो मोबाइल देखता था, हमेशा देखता था, तो मैंने उसका मोबाइल फोन डाला था। अब उसके बाद उसके मामा ने उसको एक मोबाइल देके लेके दिया। मैं उसको बोला भी था दुरुस्त करते हुए कि यार तू इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से करना, कुछ नहीं देखेगा। लेकिन अभी मैंने एक डेढ़ पहले पहले उसका मोबाइल, उसका पासवर्ड मुझे मालूम था, उसने बताया था। मैंने उसके मोबाइल को चेक किया, उसमें जो क्रोम की जो हिस्ट्री रहती है उसमें पूरे सेट की साइट्स ओपन थी। लेकिन इस बार मुझे आया, गुस्सा आया। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि एक बाधा निर्माण होती है हमारे जीवन में कि यार बच्चा है, 17-18 साल का है, तो ये क्यों देख रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में सोचा मैंने कि यार मैंने भी तो ऐसे ही कुछ देखे थे अपने 16-17-18 साल की उम्र में। ऐसी किताबें पढ़ी थी, उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन किताबें तो पढ़ी थी इसी टाइप की सेक्स के बारे में। तो ये भी तो एक उभरता हुआ 18 साल का लड़का ये भी देखेगा। लेकिन वही, मैं उससे चिढ़ा, उसको मारा भी उसमें उस समय मैंने। लेकिन उसको वो बात नहीं किया मैंने कि तू ये साइड देखता वगैरह। लेकिन वो जो उस समय नहीं मारा, लेकिन मेरे दिमाग में वो बैठ गया था। और मैं ये सोचने मतलब भूल गया था कि वो भी एक अच्छी जिंदगी, वो भी अपनी जिंदगी जिंदगी उसको हक है, वो उसको भी देखने का हक है, उसका प्रॉब्लम है। लेकिन भाई पिता के तौर पे जब देखता हूँ तो मुझे लगता है ये सब चीजें बेकार है। लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ हमेशा कि मैंने भी यार कभी कभी ये जिंदगी में किया हूँ। तो उस दिन फिर मैंने वो नहीं किया। और मैंने लेकिन अभी अभी 10 दिन पहले फिर से वो मोबाइल देखने लगा, फिर उस दिन मैंने पीटा। तो ये उसको जो मारना है, ये मालूम होने के बाद भी तो मैं सोचता हूँ हमेशा कि हर आदमी को अपने जीने का तरीका है। लेकिन मैं भूल जाता हूँ ये भूलने की जो बात है या अपेक्षा की बात होती है, ये मेरे स्टेप को आचरण में जो बाधा है इस टाइप से मेरी सोच की वजह से आती है। ये मैंने देखा। और जैसे से मैं फिर बहुत बार आर्थिकता के बारे में भी सोचता हूँ कि यार अच्छी आर्थिकता होनी चाहिए। क्योंकि जो हमें इंस्टिक्ट है फाइनेंशियल, वो हमेशा ये है कि अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ बाकी लोगों की, लेकिन उस समय मैं ये करते रहते दिमाग में मैं भूल जाता हूँ कि यार यहाँ पे जो भी लोग सोसाइटी में अच्छे दिखते हैं या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन था, तो मैं भूल जाता हूँ कि यार मैंने 25-29 साल जो शराबी जीवन में पैसा बहाया है पानी की तरह। अब वो मेरी कमाने की उम्र तो निकल गई। अभी मैं ऐसे उम्र में हूँ कि जहाँ पे ना रेट्स बढ़ते हैं, ना ग्राहकों से बात बढ़ी है, ग्राहक पैसा देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये आर्थिकता है मेरे दिमाग में हमेशा मेरी सत्य को कमजोर करती रहती है। क्योंकि मैं आर्थिकता को ऊपर रखता हूँ और भगवान को नीचे रख देता हूँ। क्योंकि बाकी समाज के हिसाब से मुझे भी लगता है कि यार समाज में जो भी फैसिलिटी मिलती है, 4 व्हीलर मिलती है, 2 व्हीलर अच्छी है, आज भी मेरे पास सेकंड हैंड है 2 व्हीलर है, लेकिन उनको जो मिलती है वो मुझे भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि मैंने अपने जो अच्छे दिन थे वो तो मैंने गवा दिए। अभी तो इस उम्र के पड़ाव में आया हूँ कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब मेरे धंधे के हिसाब से नहीं होने वाला। बाकी जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनके धंधे अच्छे हैं, उनका तो होगा, लेकिन मेरा नहीं होगा, ये मुझे पता है। फिर भी पता होने के बाद भी अक्सर हर स्टेप को जो मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ तो उसमें ये बात आती है कि मेरी सोच आड़े आ जाती है उसमें। क्योंकि मैं बाकी लोगों की कंपैरिजन कर लेता हूँ कि यार उसका अच्छा हुआ, मेरा नहीं। मैं ये सोचता नहीं कि जो मेरे से नीचे से लोग हैं, 200-300 रुपये रोजी कमाने वाले, वो भी तो जी रहे हैं यार, मैं भी जी सकता हूँ। लेकिन ये सोच फ्लक्चुएशन हमेशा होती है, मैं ये मानता हूँ जिंदगी में कि फ्लक्चुएशन हमेशा हमेशा होती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वो इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे जो कहा जाता है हमेशा कि अ, इस हमारे जीवन का नाटक ईश्वर है, वो हमारे स्वामी है वगैरह, और वो हमारे पिता है और उनके बच्चे हैं, ये जो बोलते हैं। लेकिन बोलते समय ये बातें सुनने में, कहने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जैसे मैं जिंदगी में आता हूँ, यहाँ पे लोग बाकी लोगों का देखता हूँ, तो ये सोच थोड़ी और बिगड़ जाती है। और बोलता हूँ यार अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना आना चाहिए। लेकिन ये मैं भूल जाता हूँ कि इस संसार को चलाने वाला ईश्वर है, वो अपनी इच्छा से चलाएगा। अगर उसको मेरे को पैसे देने हैं तो वो देगा, नहीं देने हैं तो नहीं देगा। क्योंकि उसको मालूम है कि मैं पैसे को हैंडल नहीं कर सकता हूँ। और उसको जितना देना है उतना देता है। यानी आज मेरी जो जरूरत है वो पूरी होती है, जो डिमांड्स है वो नहीं होती। क्योंकि
देखा जाए तो जैसे फोर व्हीलर की डिमांड है तो उसको खर्चा भी तो बहुत बड़ा लगता है। वो मैं शायद पूरी नहीं कर पाऊंगा, या तो मेरी जिंदगी में और आगे कुछ ना कुछ ऐसे प्लान्स है जो भगवान को मालूम है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि गॉड नोज गॉड प्लान, तो वो प्लान उसके हिसाब से होने वाले हैं, ये मुझे मालूम होता है। मतलब दिमाग में है, लेकिन दूसरा जो दिमाग बोलता है कि यार तू कुछ कर। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, जो भी मैं करने की कोशिश किया हूँ तो आज तक फेल हुआ हूँ, तो उसके कारण ये मुझे थोड़ा सा पता लगा कि ये भगवान करेगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरीके से चलने की कोशिश हमेशा होती है। सच सच में ये मेरा बड़ा प्रॉब्लम है कि अपनी इच्छा में हमेशा लगा लगा रहा हूँ, ईश्वर की इच्छा को समझने की कोशिश भी नहीं करता। और मेरी सोच ही मेरी तीसरी स्टेप के आचरण में बाधाएं हमेशा बनती रहेगी, मुझे पता है। लेकिन कुछ ना कुछ जिंदगी में बड़ा होता रहता है। और अभी लास्ट का अनुभव बताऊंगा, एक 10 मिनट बचे हैं तो मैं बताऊंगा कि मेरी सोच थर्ड स्टेप के बारे में कैसी बाधा बनती है। तो एक 5-6 मतलब तो ये कार्यक्रम लेने के पहले एक अफेयर था, तो अफेयर बाद में बंद हो गया। लेकिन मेरे स्टेप लेने के बाद वो अफेयर का मुझे एक फोन आया कि भाई हैप्पी बर्थडे इस टाइप से। तो मैंने बोला यार मेरा तो कोई हैप्पी बर्थडे आज है ही नहीं, कोई बायोलॉजिकल नहीं है, कोई अल्कोहल सामग्री ये क्या कर रही है। वो लेडी का फोन आया था, तो उसने फिर वो बताया कि इसी दिन 21 जून को तुमने मुझे प्रपोज किया था। अब जैसे ही ये आई तो मैंने तो स्टेप लिया हूँ, मैंने तो वो सेक्स कंडक्ट में देखा भी हूँ कि यार अगर मैं सेक्स कंडक्ट को फॉलो करते रहूंगा या सेक्स कंडक्ट में फंसूंगा तो मैं शराब जरूर पीऊंगा। ये सोचने में भी लिखा है कि अगर हमें खेद नहीं होता और हमारी वागणूक लोगों अदर लोगों को अगर परेशान करती है तो मैं शराब बिल्कुल पीऊंगा। और ये हम कोई सिद्धांत नहीं ये बोलते, ये हमारे अनुभव की बातें सोचते भी। अभी मेरे दिमाग में तो है, मुझे पता है कि सेक्स के कारण जो आज तक मैंने जो पहले जिंदगी में किए वो नहीं गए मेरे घर में। लेकिन शायद वो भगवान की इच्छा होंगी, या नया हमने ग्रुप खोला, वो कैरिंग थी उसके कारण वो नहीं गई। लेकिन आज के डेट में ये जा सकती है, मुझे पता है क्योंकि अभी ग्रुप अच्छा हो गया है, कैरिंग हो रही है, सभी मेंबर काम कर रहे हैं। अब देखा जाए तो मेरी जरूरत नहीं ग्रुप को। लेकिन ये दिमाग में हिट रहने के बाद भी मेरी सोच रहती है थर्ड स्टेप में लेके कि यार मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो जैसे वो लेडी का फोन आया तो मुझे मेरे दिमाग चालू हो गया कि यार फोन तो आगे से आया है, अभी तो अपन खेल सकते इसको। तो मैंने बात को आगे बढ़ाया, मैं स्टेप भूल गई, तीसरे स्टेप को मैंने छोड़ दिया, दिमाग में से निकल गई। और मैं सोचने लगा कि फोन सामने से आए तो मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैंने सोच चालू किया। लेकिन भी वो भगवान जो बोलता है ना, वो बराबर अपना आवाज उसमें से देता है। तो मैं लेडी से बात करने लगा, आफ्टर सोब्राइटी स्टेप्स लेने की बात कर रहा हूँ। और ऐसे में उस लेडी के मुझसे एक ऐसे आदमी का नाम निकला जो मेरी तरह था। तो मुझे लगा कि यार ये औरत जो अपने पति की नहीं हो सकती, ईमानदार वो मेरे से कैसे होंगी। तो ये मैं सोचा, लेकिन बाद में और मुझे ऐसा लगा जाने देने यार, गाँव पर बैठेगी मेरे को भी देंगी तो क्या प्रॉब्लम है अपने को। यहाँ पे तस्वीर मेरी बाजू में रह जाती है सेक्स में। जाने तो मेरा अपनी कौन सी घर की बात है, गाँव को भी दे और मुझे भी दे। तो ये मैंने फिर आगे बढ़ी बात। और दूसरे 4 दिन के बाद फिर वो चौक में गया जहाँ पे वो लेडी आई थी। अब वो मैं इस साइड में था, वो साइड में थी, वहां से वो लेडी आई और उसको एक आदमी लेके गया। फिर और दिमाग में और एक आया कि देख, मुझे भगवान बता रहा था देख ये दूसरे के साथ तेरी तेरी नहीं हो सकती। लेकिन मैं वो थर्ड स्टेप को फिर बाजू में रखा और मैंने कहा यार लेके जाने देना, किसी को क्या करना है, अपने को मिलेंगी तो अच्छी बात है। ऐसा करके मैंने 4 दिन के बाद फिर और एक ट्राई मार दिया। और उस समय मेरे अहंकार को ठेस पहुंची, मैं उनसे बात करने गया लेडी के साथ। और उस दिन मैं कैरिंग के लिए जा रहा था और उस लेडी से मैं बात करने लगा कि कैसे है आप, क्या है। और उस समय उस लेडी के मुंह से वो जो मेरे अहंकार को ठेस पहुंचने वाली बात निकली, उसने कहा कि आप मेरी चौकीदारी करने आते हो क्या। तब मुझे वो थर्ड स्टेप की बात फिर से याद आई कि तेरी इच्छा और तेरी जीवन तू चला नहीं सकता, ये भगवान की देन है। वो भगवान ने उसके मुंह से वो बात डाल दी, क्योंकि मेरे जैसे बेवड़ा मानता नहीं है उस चीज को, ये अहंकार को। तो वो अहंकार को मेरी ठेस पहुंची और मैंने फिर और सोचा कि नहीं यार ये गलत है। फिर वो थर्ड स्टेप को फिर और फॉलो करने की कोशिश किया। तो आज की डेट में वो मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बाधा है मेरे सोच की वजह से आती है, मेरे आचरण में भूलता हूँ थर्ड स्टेप को और भगवान को जो मेरे जीवन में काम कर रहा है, उसकी इच्छा क्या है, मैं उसको बाजू में रख के अपनी इच्छा दौड़ाता हूँ। तब वो थर्ड स्टेप मेरी
रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती रहती है। ऐसी बाधाएं मेरी जिंदगी में हमेशा आती रहेंगी, मुझे पता है, लेकिन मुझे स्टेज पे चलना है। ये सबसे मेरे अनुभव के हिसाब से ये हमेशा फ्लक्चुएशन होने वाली स्टेप रहेगी। अब वो पता नहीं हमेशा रहेगी, हो सकता है आगे बढ़ के भी जैसे जैसे मेरा फेथ बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो फेथ अभी बढ़ रहा है। अभी ये 90 साल में ये फेथ हुई। मैं ये सोच रहा था कि यार मैं 53 साल तक जीऊंगा, लेकिन ये मैंने एक लेख में पढ़ा कि आप अपने बायो क्लॉक को सेट कीजिए और 100 साल जीने की सोचिए, यानी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को बढ़ाइए और साथ में भगवान के भरोसे पे जीवन को चलाने की कोशिश कीजिए। वो भगवान को हाजिर मान के उसकी इच्छा अनुसार चलने की कोशिश करेंगे तो शायद आप 100 साल जीगे। तो आप उस सोच के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी जो मेरी शारीरिक जो हमेशा कम्प्लेक्स होता है, मेरा ये दुख रहा है वो दुख रहा है, वो अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है और मेरा दिमाग भी अभी नॉर्मल हो गया है। अभी नींद अच्छी आ रही है। अभी तो फिलहाल तो भी फर्स्ट मेरे जीवन में काम कर रही है, लेकिन फिर भी कभी न कभी वो नीचे गिरती है। और वो गिरने का कारण हमेशा है कि मेरी सोच, और उसी सोच की वजह से मेरी तरफ से हमेशा गड़बड़ होती रहती है और उस सोच को अभी बदलने की कोशिश धीरे धीरे करते जा रहा हूँ। तो जिंदगी थोड़ी हसीन होती जा रही है। अब उसी हर स्टेप के अंतर्गत अभी मैं सोचता नहीं हूँ ज्यादातर कि अभी मेरे जैसे मिसेज, अभी मिसेज एक अनुभव बता देता हूँ। मेरी मिसेज हमेशा मुझे पहले कहा बोलती थी कि मैं गाँव जा रही हूँ फलने तारीख को, फिर वो 2 दिन के बाद बोलती कि अब नहीं जाऊंगी। तो मेरा जो उस समय प्लान बन जाता था दिमाग में कि यार अभी गाँव जा रही है तो मैं इस मीटिंग में जाऊंगा, उस गाँव जाऊंगा, वो पार्टी करूंगा, उसका खाना खाना का बाकी है, उसके साथ नॉनवेज खाऊंगा। लेकिन जैसे फिर वो बोलती थी कि मैं नहीं जा रही हूँ तो मेरा दिमाग फिर खराब हो जाता था। लेकिन आज की डेट में अभी 10 तारीख को गाँव जाना है, तो उसने अभी 15 दिन बोले, दिन पहले बोले कि जाएंगे, फिर बोली नहीं जाएंगे। तो मैंने इस बार नहीं सोचा, इस बार बोला यार तेरी इच्छा चले, भगवान की इच्छा चलेगी, उसका जो भी प्लान होगा वो होगा। अब इस बार मेरी वो फर्स्ट स्टेप नहीं डगमगाई, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी होगा ईश्वर के अनुसार होगा। आज वही सोच के चलता हूँ। बाधाएं आती है, मेरी सोच की वजह से आती है, मेरे मेरे आचरण की वजह से आती है, मेरे बोलने के ढंग के कारण आती है। बोलना मेरा रफनेस है, उस रफनेस को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी वो मूलतः शराबी होने की वजह से कुछ ना कुछ अंदर से वो आ जाती है और मैं बैटिंग करने लगता हूँ और भगवान को बाजू में रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भगवान फिर मुझे ये बताता है कि भैया तेरे बस की बात नहीं है, बैटिंग तो मैं ही करूंगा और तेरे जीवन की नैया को मैं ही पार करूंगा। तो ये मेरी आज के स्टेप के बाधाएं में आने वाले अनुभव थे। मुझे होप स्नेहांचल पायनियर ग्रुप ने इस सब्जेक्ट पे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना, थैंक यू वेरी मच। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।